काली बहू के ससुराल में सौतन की मुंह दिखाई। देख सुरेश, मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी तुझे सौंप कर जा रहा हूँ। अब मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं नहीं, तू मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। क्यों? बाबा बाबा। अपर्णा की रोती हुई आंखें अपने पिता का ये हश्र देख ही नहीं पा रही थी। फिर सुरेश उसे बेटी की तरह संभालता है, उसके दोस्त का अंतिम संस्कार करता है और अपने बेटे अर्जुन की शादी काली अपर्णा से करवा देता है, जो कि उसकी पत्नी मधुलिका बेटे अर्जुन को रास नहीं आता। उसके कालेपन से वो चिढ़ा करते थे। अपर्णा और अर्जुन की शादी को 2 महीने बीत गए थे, लेकिन हालात अब भी बदतर ही थे। ऐसे ही एक सुबह अपर्णा अपने पति अर्जुन के कपड़े प्रेस कर रही थी। ये देखकर वो कपड़े छीन लेता है। मना किया था ना तुम्हें, मेरी एक भी चीजों को हाथ मत लगाया करो। मैं बिना प्रेस के शर्ट पहन लूंगा, लेकिन तुम्हारे किए हुए काम को बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? ऐसा पिछले जन्म में मुझसे कौन सा पाप हो गया था जो इस जन्म मुझे तुम जैसी काली बीवी मिल गई। अर्जुन जी, आप कब तक मुझसे रूठे रहेंगे? 2 महीने हो गए हैं। कुछ नहीं तो आप मुझे अपने काम ही करने दीजिए, मुझे उसमें ही खुशी मिल जाएगी, भले ही आप मुझसे बात करें या ना करें। मेरी एक बार की बात समझ नहीं आई क्या? हाँ, तुम्हें कान के नीचे लगाऊं? मैं सिर्फ तुम्हें पिताजी की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, सिर्फ पिताजी की वजह से। अपने बेटे की आवाज सुनकर मधुलिका आती है। क्या हुआ अर्जुन बेटा, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? फिर से इस काली मनहूस बहू ने कुछ किया क्या? अरे मेरे कपड़ों को हाथ लगा रही थी, ये चमका दिया। शाबाश बेटा, ऐसा ही कर। मुझे भी ये नास पीटी कल मुंही करमजली पसंद नहीं है। मेरा सपना था गोरी चिट्टी अमीर बहू से तेरी शादी करूं। आप चिंता मत करो, मैं आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। दरअसल मैं निशा नाम की लड़की को बहुत पसंद करता हूँ। बहुत गोरी है, इस काली बीवी के आगे वो नूर का चांद लगेगी। अर्जुन जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपसे मेरी शादी हुई है, फिर आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? करूंगा, बहुत जल्द करूंगा, और तुम्हारी इस घर में सौतन भी आएगी। फिलहाल माँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, निशा मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर अर्जुन कार में बैठकर ऑफिस चला जाता है। फिर बाद में उसे निशा मिल जाती है। दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं और शाम होते ही साथ में डिनर करते हैं। तभी अर्जुन निशा का हाथ पकड़कर कहता है, निशु, भगवान ने तुम्हें कितनी फुर्सत से बनाया है ना। ये बड़ी बड़ी आंखें, ये गुलाब जैसे गुलाबी होंठ, मन तो करता है खा जाऊं, पर ऐसा हो नहीं सकता। फिलहाल हम खाने पर फोकस करते हैं। खाना तो हम खा ही लेंगे, लेकिन अब मैं कब तक ऐसे रहूं? तुमने मुझे आईफोन भी नहीं दिलाया। खैर छोड़ो, शादी के बाद तो दिला ही दोगे। शादी कब कर रहे हो? अगर तुम्हें एतराज ना हो तो कल ही हम शादी कर लेते हैं। वैसे भी हमें डेट करते करते 2-3 महीने तो हो ही गए हैं। हाँ बिल्कुल। तभी अपने हाथ से निशु को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, पर वो उसके हाथ पर गिर जाती है, जिससे निशा का हाथ काला दिखाई देने लगता है और वो इसे छुपाकर घबराती हुई कहती है, अर्जुन, ये तुमने क्या कर दिया? मैं जरा वॉशरूम से आती हूँ हाथ साफ करके, चिपचिपा हो गया। अरे तो रुमाल ले लो, वहां जाने की क्या जरूरत है? तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे गर्म कॉफी से हाथ जला दिया। अर्जुन, मेरा मतलब वो नहीं है, मैं आती हूँ अभी। अपना पर्स लेकर ईशा वॉशरूम जाती है, जहाँ वो शीशे में देखकर कहती है, अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई, वरना अर्जुन को मेरे काले रंग के बारे में पता चल जाता। बड़ी मुश्किल से बकरा फंसाया है इतना मेकअप करके। जल्दी से हाथ पर मेकअप कर लेती हूँ। निशा हाथ पर फाउंडेशन लगाकर वापस अर्जुन के पास बैठकर डिनर करती है। अरे घबराकर पर्स ले जाने की क्या जरूरत है? इट्स ओके। ओह, वो मैं थोड़ा टचअप करने के लिए चली गई थी। इतनी गोरी तो हो, और क्या करोगी गोरी होकर? तुम भी ना बड़े वो हो। डिनर के बाद अर्जुन निशा को घर ड्रॉप कर देता है। 2 दिन बाद अर्जुन निशा से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। ये देखकर मधुलिका बहुत खुश होती है और अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करती है। अरे वाह, स्वर्ग से उतरी कोमल कंठी अप्सरा, देखो जी, मेरी गोरी बहू आ गई। देख लुटन, अपनी सौतन को भी देख ले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बदतमीज नालायक, ये तूने क्या किया? भले ही उसने शादी कर ली हो, लेकिन मेरे लिए अपर्णा बहू ही बहू है, ना कि ये लड़की। अजी, मेरे बेटे को कुछ मत बोलिए। आओ आओ, तुम दोनों अंदर आ जाओ। ऐसा कहकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और निशा अपर्णा का सामान निकालकर कमरे से बाहर फेंक देती है। फिर वो गेस्ट हाउस में रहने चली जाती है। अगले दिन झाड़ू लगाते हुए अपर्णा अर्जुन के कमरे की तरफ आ ही रही थी तो अपनी सौतन को पति की बाहों में हंसते हुए देखती है। छोड़ो छोड़ो अर्जुन, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? अरे मुझे पूरा पूरा हक है। तुम झाड़ू लगाने के बहाने हम पर नजर रख रही हो क्या? नहीं अर्जुन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही रुक गई थी। दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर अपर्णा रोते हुए चली जाती है। निशा को खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो खराब सा खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। वहीं दूसरी ओर काली बहू ने भी खाना बनाया था।
तुझे खाना बनाना जरूरी था? मेरी निशा बहू ने खाना बनाया है। निशा बहू खाना लगा दे। निशा के हाथ का खाना खाते ही सब मुंह से उगल देते हैं। छी, ये क्या बकवास खाना बनाया है तुमने निशा? अर्जुन, तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? एक तुम्हें बना कर लाई हूँ तुम्हारे घर वालों के लिए। अरे रहने दे बहू, तुझे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। से ये कल्लो माँ ही खाना बना लिया करेगी। वाह, मैं तो बहुत मजे से अपनी बहू के हाथ का खाना खाऊंगा। अगर तुम्हें खाना है तो खा सकते हो। इसके बाद सभी लोग अपर्णा के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं। एक महीना गुजर जाता है जहाँ घर के सारे काम काली बहू ने संभाल रखे थे। निशा कोई काम नहीं करती थी, पर हाँ थोड़ा सा घर वालों को मक्खन जरूर लगाती थी और पानी के काम से बचती थी और एक दिन में कई बार मेकअप किया करती थी। अपने पूरे काले शरीर को मेकअप से ढक कर रखती थी। अरे निशा बहू, गली की औरतें मुझसे तेरी मुंह दिखाई करने को कह रही हैं। वो भी सावन का मास चल रहा है। बाहर अच्छी डेकोरेशन करवाऊंगी और झूला भी झुलाऊंगी तुझे। ठीक है माँ जी, पर बाहर मत रखिए, आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ सकता है। हाँ तो क्या हुआ? सास मधुलिका की बात से निशा की चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, जिससे अपर्णा भांप लेती है। इतनी सी बात के लिए निशा के चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गईं? लगता है कोई गड़बड़ है। अगले दिन जब घर के बाहर बहुत अच्छी सजावट करके बहू की मुंह दिखाई करते हैं तो बहुत सारी औरतें उसे देखकर तोहफे और शगुन देती हैं। अरे वाह मधुलिका, तेरी दूसरी बहू तो बड़ी गोरी है। अपनी काली बहू की सौतन ले आई। हाँ क्या करूँ, लाना ही पड़ा। उस काली बहू को कौन बर्दाश्त करे। और ये लो निशा बहू, तेरे चमकते चेहरे के लिए सुंदर सा हार। लगता है मौसम खराब होने वाला है। माँ जी अंदर चलते हैं, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज माँ जी अंदर चलिए। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, अंदर चलते हैं सब जने। ये फिर से घबरा गई। निशा घर के अंदर जाती है कि उससे पहले तेज बारिश होने लगती है, जिससे उसका सारा मेकअप धुल जाता है और वो सबको काली नजर आती है। ये क्या हो गया मधुलिका? तेरी गोरी बहू तो खड़े खड़े काली हो गई। मतलब इसने तो धोखा दिया। अरे हाँ सविता, तू तो बिल्कुल ठीक बोली। निशा बहू ये सब क्या है? तू काली कैसे हो गई? तू तो गोरी थी ना। तुम इतना घबरा रही थी इसीलिए तुम्हें अंदर जाना था, ताकि तुम्हारा मेकअप ना उतर जाए। बोलो सच है ना? हाँ हाँ ये सच है, हूँ मैं काली और बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। इसमें मेरी क्या गलती? बस सब लोग मेरे कालेपन की वजह से मजाक उड़ाते हैं। कहीं नौकरी नहीं मिलती इसलिए मैंने मेकअप कर लिया। पर तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? पैसों के लिए धोखा दिया। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, गरीब और कालेपन की वजह से ये किया। तभी पुलिस आकर निशा को अरेस्ट कर लेती है। अच्छा हुआ ये मिल गई। इसने तुम्हारे जैसे कई लड़कों को भी गोरेपन के साए में लूटा है। चली जा मेरी नजरों से निकम्मी। इससे अच्छा तो मेरी अपर्णा बहू है, कम से कम उसे काम करना तो आता है। तूने ये क्या किया? ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। इसके बाद पुलिस उस काली धोखेबाज लड़की को ले जाते हैं। फिर घर के सभी सदस्य अपर्णा से माफी मांगते हैं और मधुलिका खूब धूमधाम से अपर्णा की मुंह दिखाई करती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। रेवती, मैंने अपने दोनों बड़े बेटों के लिए लड़की को चुन लिया है और वो मेरे दोस्त शमशेर की बेटियों से ही शादी करेंगे। वो जो पिछले महीने अपनी बेटियों को लेकर यहाँ भी आए थे? हाँ बिल्कुल सही पहचाना तुमने। जी आप पागल हैं क्या? आपके दोस्त की बेटियां तो बौनी हैं। मैं उन दोनों बौनी बहू को अपने घर की बड़ी बहू बनाऊंगी? कभी भी नहीं। ऊपर से वो गरीब भी तो हैं। अरे कुछ तो अपने रुतबे और समाज के तानों का ख्याल रखिए। समाज के तानों से मैं नहीं डरता और मैं अपने दोस्त से किए वादे को जरूर पूरा करूंगा। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। ठीक है, आपने अपने दोनों बड़े बेटों के साथ कर ली है, लेकिन मैं अपने 3 बेटों की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। उनके लिए लड़की मैं ढूंढ कर लाऊंगी। देखो तुम्हारी पसंद अपनी जैसी लाओगी जरूर। मेरी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद कर दी तीनों बेटों के साथ, तो मत करो। क्या बोल रहे हो तुम? जरा मेरी आंखों में देख कर कहना। कुछ नहीं, फैसला मेरा है, लेकिन तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों में देखकर मेरी आज भी हालत पतली हो जाती है। इतना कहकर दोनों पति पत्नी अपने काम में लग जाते हैं। फिर रेवती भी अच्छी खासी अमीर लड़कियों को ढूंढकर अपने 3 बेटों की शादी उनसे फिक्स कर देती है। कुछ ही हफ्तों में रेवती के 5 बेटों की शादी धूमधाम से हो जाती है, जहां गृह प्रवेश करने के बाद 3 देवरानियां दीपिका, कैटरीना, आलिया अपनी 2 बौनी जेठानी पर हंसती हैं। माँ जी, कौन से बच्चे की शादी आपने हमारे जेठ जी से कर दी? कुंभ के मेले में 2 बौनी जेठानियां खो गई थी क्या? नहीं दीपिका दी, आई थिंक बचपन में मम्मी पापा ने कॉम्प्लेन नहीं पिलाया था, इसलिए दोनों जेठानी टिंगी रह गई। अब वो तो है ही, ये धनिया और निम्मी बहू छुटकन। नाम की तरह इनकी हाइट है, अजीब सा बोलते ही खत्म। धनिया निम्मी, निम्मी की जगह नींबू रख देती।
अरे कटरीना बहू, दीपिका बहू, आलिया बहू, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम तीनों। अब और रेवती, तुम भी अपनी तीनों बहू का साथ दे रही हो। शर्म नहीं आती क्या? ससुराल में कदम रखते ही ये हाल है। मैं दोनों बहू की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई बात नहीं पापा जी, अब हम दोनों हैं ही बॉनी, तो कुछ और तो लोग बोलेंगे नहीं। कोई बचपन से हमने यही सुना है। हाँ पापा जी, दीदी बिल्कुल ठीक बोली है। ओह गॉड, कितनी गर्मी हो रही है। उफ माँ जी, हम तीनों को अपने रूम में जाना है अब। हाँ माँ जी। अच्छा ठीक है, चली जाओ, पर पहले दीवार पर हल्दी छाप के हाथ लगा दो। और चिट्टन बहू, जरा तुम दोनों करो पहले, दाईं दीवार पर। जी माँ जी। ये सुनकर दोनों बॉनी बहू हल्दी के छाप दीवार पर लगा देती हैं, फिर तीनों बहू हल्दी का छाप लगाती हैं। सही है, दोनों जेठानी के हाथ भी इतने छोटे हैं कि एक ही दीवार पर हम पांचों बहू के हाथ आ गए। बिल्कुल सही बोली तू। माँ, आप सबका कॉमेडी स्टैंड अप हो गया हो तो हम सब जा सकते हैं। कल ऑफिस भी जाना है हम पांचों भाइयों को। जाओ जाओ। इतना कहकर पांचों बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां बॉनी पत्नियों के पति देवकी और कैलाश उनसे नाराज थे। अजी, आपको भी माँ जी की तरह मुझसे परेशानी है? मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम पर गुस्सा करूँ। तुम बोनी हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पर मेरी तो शादी जबरदस्ती हो गई ना, पिताजी के कहने पर। इसलिए तुम मुझसे ज्यादा न बोलो तो ही बेहतर है। अजी कुछ नहीं तो आप एक दोस्त की तरह ही मुझसे बात कर लीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। वही इतनी सूझबूझ कैलाश और निम्मी में भी हो जाती है। निम्मी अपने कपड़े बदल कर आती है, फिर कमरे की लाइट बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन कम हाइट की वजह से ऐसा होता नहीं है। फिर कैलाश उसकी मदद करता है। अगले दिन दोनों बॉनी बहू जल्दी नहा धोकर घर की सफाई कर लेती हैं और खाना बना रही होती हैं। ऊंची गैस पर खाना बनाने में दोनों बहू को बहुत कठिनाई हो रही थी। निम्मी, खाना तो हमने बनाने की सारी तैयारी कर ली, सब्जी काट दी, आटा गूंद दिया, पर खाना कैसे बनाए? स्लेब बहुत ऊंची है। हाँ दीदी, मुझे तो मसालदानी भी चाहिए। आधे से ज्यादा डिब्बे ऊपर की रैक में रखे हुए, कुछ है भी नहीं चढ़ने के लिए। मैं जानता था तुम्हें ऐसी कठिनाई आ रही होगी मेरी प्यारी बेटियों, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये स्टूल लेकर आया हूँ। शुक्रिया पापा जी, हम बस अभी आपके पास ही आने वाले थे और इतने में आप आ गए। अरे तुम्हें कभी भी कोई भी बात करनी हो तो अपने पापा जी से कह देना, बेझिझक। ऐसा कहकर ससुर आकाश चला जाता है। फिर दोनों बॉनी बहुएं आराम से स्टूल पर चढ़कर खाना तैयार कर देती हैं। फिर ये सब देखकर तीनों लंबी बहू कहती हैं, ओहो, तो आखिरकार हमारी दोनों बॉनी जेठानियों ने खुद से खाना बना लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। ओह ले 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 ले, इतनी प्यारी जेठानियां हैं ना, मन करता है आलिया की इन्हें गोदी में उठा लो, पर उठा नहीं सकती। सच बोलूं छू दीपिका बेन, क्या कर रही हो तुम पांचों की पांचों यहाँ? खाना बना लिया तुम तीनों बहुओं ने भी? ओह माँ जी, हम तीनों इस रसोई में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम बावर्ची का काम करेंगे। अरे दहेज में इतने सारे पैसे और सामान लाए हैं, वो किस लिए लाए हैं? हाँ, आपके लिए और हमारे लिए। तो हम नौकर वाला काम तो करेंगे नहीं, उसके लिए ये दोनों बॉनी बहुएं हैं ना। हाँ ये तो है, पर ये दोनों छोटी बहू काम तो कर लेंगी ना घर का सारा। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों बहनें मिलकर घर की सारी चीजें संभाल लेंगे। अच्छी बात है। वैसे हम तीनों बहुएं 5-5.5 फुट की तो लंबी होंगी ही अपनी जेठानियों से। हाँ बिल्कुल, इनकी तरह हमें खाना बनाने में दिक्कत नहीं आती और ना ही बंद करने या जलाने में। चलो दोनों बहू खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। फिर दोनों बॉनी बहू बड़ी मुश्किल से ऊंची डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। आए दिन सास तो कभी तीनों लंबी बहुएं अपनी दोनों बॉनी बहुओं का मजाक उड़ाती हैं, उन पर अत्याचार करके घर के काम करवाया करती थी। एक दिन सास अपनी तीनों बहू के साथ मॉल में शॉपिंग करने जा रही थी कि आकाश जबरदस्ती अपनी दोनों बहू को भी उनके साथ भेज देता है। मॉल में पांचों सास बहू शॉपिंग कर रही थी। कैटरीना बहू कहती है, ओहो माँ जी, आप पापा जी की बात की सुनकर दोनों जेठानियों को यहाँ क्यों ले आई हैं? साथ में इनके चलने से हमें बहुत शर्म आ रही है। वो तो मुझे भी लग रहा है, पर छोड़ो, इन बॉनी बहू का फायदा थोड़ी है। हाँ बस टिकट नहीं लगती होगी इनकी बच्चों के झूले पर, वही सामने है ना झूला। हाँ माँ जी, कितने छोटे छोटे बच्चे प्ले हाउस में खेल रहे हैं। इनके माँ बाप इन्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ देते हैं? जैसे भी छोड़ते हो माँ जी, पर बच्चे बहुत खुश होते हैं यहाँ खेलकर, जब तक वो अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ ये तो है। वाह, कितना बढ़िया और अच्छा मॉल है, बच्चे भी खेलते हैं यहाँ। इतना कहते ही वहाँ फायर अलार्म लग जाता है। मॉल में बहुत भगदड़ होने लगती है। सभी लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। मॉल में चारों तरफ आग फैल गई थी। अरे अरे, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा 2 साल का बेटा अंदर प्ले हाउस में खेल रहा था।
बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, मेरे दोनों बच्चे प्ले हाउस में थे, कोई तो जाकर बचा कर लाओ ना। हे भगवान, बच्चों के माँ बाप का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। निम्मी, हमें अंदर जाना होगा। हाँ दीदी चलो। भैया, प्ले हाउस तक पहुँचने के लिए कोई भी जगह है, कोई दरवाजा, कुछ भी, एनीथिंग, क्योंकि सामने वाले गेट पर बहुत आग लगी है। मैडम, एक पाइप है जहाँ से जाया जा सकता है, पर वो बहुत छोटा है, हम वहाँ से नहीं बचाने जा सकते हैं। पर हम दोनों छोटी हैं, वहाँ पर घुसकर जरूर आ सकते हैं। अरे तुम दोनों क्या करने वाली हो, रुक जाओ। दोनों बौनी बहनें अपनी सास की बिना बात सुने उस खुफिया छोटे पाइप में घुसकर बच्चों के प्ले हाउस तक पहुंचती हैं और 4-5 छोटे बच्चों को बार बार बाहर निकाल कर लाती हैं। आग का खतरा अभी भी बना हुआ था। फिर निम्मी 2 साल के बच्चे को गोद में उठाकर लाती है कि उसका एक पैर जल जाता है और बड़ी मुश्किल से वो बाहर आती है। दोनों बहनें बेहोश हो जाती हैं। अरे हमारे बच्चे आ गए, इन दोनों बहनों ने हमारे सबके बच्चों को बचा लिया है। जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड, इन्हें हॉस्पिटल ले चलिए। अरे ये क्या हो गया मेरी बहुओं को। कुछ देर बाद दोनों बहनों की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहां उनके सामने उनका पूरा परिवार था। हम कहाँ हैं? कैलाश जी, वो बच्चे तो ठीक है ना? उनके माता पिता ले गए ना? हाँ हाँ ठीक है, तुम दोनों बहनें अब रेस्ट करो। मैंने तुम दोनों को बहुत सताया, जली कटी कही, लेकिन तुम तो बहुत बहादुर निकली। अब से मैं तुम्हें ऐसा कभी कुछ नहीं कहूंगी। अपनी जान पर खेलकर तुम दोनों बहनों ने बहुत सारे बच्चों को बचाया। हाँ जेठानी जी, हम तीनों देवरानियों को भी आप माफ कर दीजिए। आप सच में बहुत बहादुर हैं, इतनी तो हम भी नहीं हैं। आप सबने इतना कह दिया तो बस यही है माफी। इसके बाद रेवती अपनी 5 बहू को एक समान मानकर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।